हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी जंक्शन। और बीपीएससी की सीरीज में आज का वीडियो है फिजिक्स का, जो कि चैप्टर हम लेंगे मोशन। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मैंने इस प्रिपरेशन को स्पीड अप करने के लिए कई वीडियोस लाने का सोचा है। तो जैसे ही मेरा वीडियो तैयार होता है मैं उसे डाल देती हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं डालूँ वो आपको मिल जाए। हो सकता है एक दिन में 3 वीडियो आपको मिल जाए। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस अ बेल आइकन। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम आज लेंगे मोशन या गति जिसको कहते हैं। तो मोशन क्या है? तो आप देखते होंगे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज या तो रुकी हुई दिखती है या चलती हुई दिखती है। तो वो जो चलना है दैट इज मोशन, वही है गति। अगर हम बात करें कि मोशन कितने प्रकार का हो सकता है, कितने टाइप का हो सकता है, तो मोशन ऐसे भी हो सकता है कि कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चल रही हो या सीधी लाइन में चल रही हो, तो इसको कहते हैं मोशन इन अ वन प्लेन, या इसको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, यानी कि सीधी रेखा में गति। इसके अलावा एक दूसरी टाइप की गति हो सकती है जिसमें कि जो मोशन हो रहा है वो सर्कुलर हो रहा हो, यानी एक वृत्त में हो रहा हो। इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। इसके अलावा एक तीसरे टाइप का भी मोशन होता है, इवन कई टाइप के होते हैं, कि कोई चीज है जिसको हमने ना तो एकदम ऊपर ऐसे फेंका है ना ही ऐसे फेंका है, बल्कि हमने कुछ उसको ऐसे फेंका है और वो थोड़ी दूर पे ऐसे जाके रुकेगा। इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके अलावा एक मोशन हो सकता है जिसमें वाइब्रेशन होता है। आपने देखा होगा कोई चीज यहां से चली, फिर वो यहां गई, फिर वहां से वाइब्रेट होके यहां आई, जैसे कि ऐसे ऐसे वाला मोशन, इसको कहते हैं वाइब्रेटिंग मोशन। तो कई टाइप के मोशन होते हैं। जो हमें अपने कंपटीशन के लिए पढ़ना है वो ये 3 टाइप के हैं, जिसमें से ये इसका हम सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो मोशन हो रहा है उसकी रेट क्या है, यानी कैसे वो मोशन हो रहा है, तो उसके लिए कई टर्मिनोलॉजी हैं। जो पहली बात आती है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो 2 टर्मिनोलॉजी है एक जैसे, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। दोनों में अंतर समझते हैं और क्या है। देखिए, कोई भी चीज वस्तु या हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, जो डिस्टेंस ये यहां से यहां गया, तो ये जो दूरी हुई इसको कहते हैं डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस में खास बात क्या है कि केवल ये क्वांटिटेटिव चीज है, इसमें केवल वैल्यू होती है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। जबकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब, डिस्प्लेसमेंट जो है इसमें क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन भी होता है। देखिए, इसमें केवल क्वांटिटी है, यानी वैल्यू है ये केवल, कि यहां से यहां गए। अगर मैं कहूं कि कोई चीज यहां से 2 किलोमीटर दूर गई तो दैट इज डिस्टेंस। अगर मैं ये कहूं कि कोई यहां से 2 किलोमीटर गया नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो डिस्प्लेसमेंट में वैल्यू या क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन प्लस वैल्यू इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। जिसमें भी डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो जो डिस्टेंस है वो स्केलर है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है या क्या मतलब है। एक कोई चीज है जो यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई और फिर यहां से यहां गई। तो अगर हम इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये डिस्टेंस D है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D। जबकि अगर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे
तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये चीज यहां से यहां गई, ये यहां से यहां गई, एक यहां से यहाँ। तो अगर हम इसकी पोजीशन, इसकी इनिशियल पोजीशन यानी यहां से देखें तो ये केवल यहां से यहां ही मूव किया, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ये आएगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, जबकि डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। उसी तरीके से दूसरी चीज है जिसको कहते हैं स्पीड, और उसको कंपेयर करेंगे हम वेलोसिटी से। तो किस रेट से मोशन हो रहा है उसको हम निकाल सकते हैं स्पीड से। स्पीड क्या है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, इसलिए स्पीड भी क्या है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें भी डायरेक्शन नहीं आता, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन वेलोसिटी देखिए तो वेलोसिटी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो वेलोसिटी आती है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें डायरेक्शन का रोल होता है। तो अगर डायरेक्शन इंक्लूड किया जाएगा तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, अगर नहीं इंक्लूड किया जाएगा तो हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मोशन कई टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, कोई भी मोशन, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, सर्कुलर हो, कोई भी मोशन हो, वो फर्दर 2 कैटेगरी का हो सकता है। यानी ये टाइप्स ऑफ कोई भी मोशन हो ना, ये फर्दर 2 कैटेगरी का हो सकता है। एक को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन और एक को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है ना, अब वो अगर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है और वो हर एक टाइम इंटरवल पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यानी कि अगर उसकी स्पीड ऐसी है कि हर घंटे में वो करीब मान लीजिए वो 80 किलोमीटर चलती है, तो उसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि वो एक तरीके की स्पीड से चल रही है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन कि हम डायरेक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का क्या मतलब है कि अगर 3 घंटे की उसने जर्नी चली है तो पहले घंटे में भी 80 किलोमीटर चला है, दूसरे घंटे में भी 80 किलोमीटर चला है, तीसरे घंटे में भी 80 किलोमीटर चला है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में गाड़ी एक स्पीड से नहीं चलती। दैट मीन्स कि हो सकता है वो पहले 1 घंटे में 100 किलोमीटर चली हो, दूसरे 1 घंटे में ट्रैफिक रहा हो तो 50 की स्पीड से ही चली हो, तीसरे में हो सकता है कुछ नहीं मिला हो तो 120 की स्पीड से चली हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड या वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रहा है। सो इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड और वेलोसिटी ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि कैसे चेंज हो रही है। जब कोई गाड़ी 50 की स्पीड से चल रही है तो वो 40 या 100 की स्पीड पे कैसे पहुंच रहा है, तो यहां पर एक और टर्म आता है एंड दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन या इसी का उल्टा है डी एक्सेलरेशन। क्या है ये, तो देखिए इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन, पहले एक्सेलरेशन को देते हैं, तो ये क्या है, चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मान लीजिए कोई गाड़ी है जो पहले 40 की स्पीड से चल रही थी और 1 घंटे बाद उसकी स्पीड 100 हो गई, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, हो जाएगा V2, ये V2 हो गया, ये V1 हो गया, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, यानी कि 100 माइनस 40 यानी कि 60।
कितने मिनट में? 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में। तो इसका क्या हो गया ये? तो ये हो जाएगा आपका 60 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। कितना सेकेंड था? 60 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि कोई भी गाड़ी जब उसको एक्सेलरेशन मिल जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसी तरीके से जब वो स्पीड घटाता है तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी कि उसको डी एक्सेलरेशन कहते हैं। उसमें जो v1 की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है और v2 की वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पे हम माइनस साइन नहीं लगाते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि गाड़ी को एक्सेलरेशन नहीं हुआ तो क्या मिला? उसको डी एक्सेलरेशन मिला या डी एक्सेलरेट हो गई। तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन काम करता है, जिसकी वजह से उसका मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहता है। अब यूनिफॉर्म मोशन के केस में अगर हम एक्सेलरेशन जिसको ए से डिनोट करते हैं, अगर उसकी वैल्यू देखें तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि v मान लीजिए 50 की स्पीड से चली थी तो 1 घंटे में जो v2 हुआ वो भी क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड ही है। तो v2 माइनस v1 क्या हो गया? 50 माइनस 50 0। तो 0/60 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है या डी एक्सेलरेशन लगता है। सो देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसी तरीके से दूसरा स्पीड या वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन। अगर हम इसकी यूनिट देखें तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होगी। अगर स्पीड की देखें तो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में, तो मीटर पर सेकेंड होगा। और अगर एक्सेलरेशन का देखें तो मीटर पर सेकेंड स्पीड की अपॉन सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड -1। इसको भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे -2, और इसको भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड पावर -1। नाउ हमको कुछ ग्राफ्स देखने हैं। तो दो तरीके के ग्राफ बन सकते हैं। पहला ग्राफ जो कि डिस्टेंस और टाइम के बीच बनेगा, ये है। और दूसरा ग्राफ जो कि स्पीड या वेलोसिटी और टाइम के बीच बनेगा। तो एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया, इस पे डिस्टेंस ले लिया, यहाँ वेलोसिटी ले लिया, और यहाँ वेलोसिटी या स्पीड आपको पता है कि अगर डायरेक्शन दिया होगा तो हम वेलोसिटी ले लेंगे, अगर डायरेक्शन दिया होगा तो हम डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। ओके, तो अब ये ग्राफ देखें तो अगर जो मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो कंडीशन होगी तो ग्राफ कैसे मिलेगा? तो देखिए अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो आपको ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, या हो सकता है ऐसा भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी मिल सकता है, लेकिन आपको ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। तो आपको क्या याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन में आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। अब देखिए अगर आपसे कभी ये पूछ दे कि इसमें से कौन है जो फास्टेस्ट टाइम में ट्रैवल करेगा या किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, तो देख लीजिए इस कंडीशन में आप हमेशा क्या करेंगे? जो भी ग्राफ है उसका एक्स एक्सिस पे आप ये करेंगे सब में, और आप देखेंगे कि
मिनिमम टाइम में कौन मैक्सिमम तक पहुंच गया है। तो अगर हम इसको देखें तो देखिए, अगर ये इसको मैं 1 कर दूं तो 1 को आप चेक करेंगे, तो अगर ये 1 होता और ये 1 आवर है और ये 10 आवर है, तो इसने 10 आवर लिया है यहां तक पहुंचने के लिए। और इसी तरीके से ये डिपेंड करता है कि ये कहां तक है, तो ये स्पीड, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है, लेकिन टाइम आप देखें तो 5 से कम ही है, तो ये कम टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि कौन से ग्राफ ने कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यानी कौन फास्टेस्ट वे से जा सकता है। अगर आपको कोई इसमें कंफ्यूजन आ रही है तो प्लीज कमेंट है ना, कमेंट बॉक्स, तो मैं इसको डिटेल में समझा दूंगी। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तब कैसा ग्राफ आएगा। तब ये जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है और जो टाइम है उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। नाउ कम टू द सेकेंड ग्राफ जो कि स्पीड और टाइम के बीच में है, तो इसमें भी यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि मोशन जो हो रहा है उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो ये y एक्सिस पे वेलोसिटी है, तो मान लीजिए इतनी वेलोसिटी थी तो इतनी ही है ये। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। देखिए, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे, लेकिन वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन आएगा। और अगर आप इसके नीचे का एरिया देखें, ये तो ये रिप्रेजेंट करता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को, याद रखिएगा। नाउ अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखें, ये तो यूनिफॉर्म हो गया, तो नॉन यूनिफॉर्म अगर मोशन देखें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में अब अगर मोशन यूनिफॉर्म नहीं है दैट मींस आइदर एक्सेलरेशन लग रहा है या डी एक्सेलरेशन लगेगा। तो जो आपको ग्राफ मिलेगा वो या तो ऐसा मिलेगा, डिस्टेंस और सॉरी नॉट डिस्टेंस, वेलोसिटी, वेलोसिटी और टाइम। तो यहां पे देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ साथ। नेक्स्ट वाला है कि जो स्पीड है वो घट रही है, तब भी ये क्या है, तब भी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर कभी बढ़ रही है या कभी घट रही है तो जो ग्राफ आपको मिलेगा दैट इज लाइक दिस, या और किसी तरीके का हो सकता है जिसमें क्या दिखेगा कि वेलोसिटी बढ़ या घट रही है। अब अगर हम इसके नीचे का ग्राफ देखें लाइक दिस, देखिए, तो यहां पे भी आप इसका जो एरिया होगा, देखिए एरिया क्या होगा, ये रेक्टेंगल बनेगा और ये ट्राइंगल बनेगा। ये वाला जो पोर्शन है वो ट्राइंगल है और ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया, ये इक्वल हो जाएगा टोटल एरिया, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ के नीचे का एरिया होता है वो डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मैं अपने फिजिक्स के लास्ट वीडियो में ये सारी बातें एक पॉइंट के फॉर्म में आपको दे दूंगी, लेकिन अभी आपको समझने की जरूरत। नाउ अगर मोशन में जो स्पीड है वो बढ़ रही है, जैसा कि मैंने बताया था आपको v/t के जो दो ग्राफ ऐसे बनाए थे मैंने, ऐसे v/t के यानी v और t के बीच जो दो ग्राफ ऐसे बनाए थे मैंने, इसमें स्पीड जो है वो बढ़ रही है और घट रही है, लेकिन जो स्पीड बढ़ रही है या घट रही है वो भी यूनिफॉर्मली हो रही है। यानी कि अगर पहले 1 घंटे में वो
मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर से 70 किलोमीटर पर आवर, यानी 50 किलोमीटर पर आवर से 70 किलोमीटर पर आवर चला जाता है, तो नेक्स्ट आवर में भी वो वही 20 किलोमीटर का डिफरेंस को फॉलो करेगा। मींस हर घंटे जो इंक्रीज हो रहा है वो 20 किलोमीटर का हो रहा है। तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? देखिए, ये दूसरे वाले यूनिफॉर्म मोशन से कैसे डिफरेंस है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड से चले, यानी एक स्पीड से चले, वहां एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तो वो अलग हो गया। अब उस कंडीशन में जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जब यानी कि उसमें एक्सेलरेशन लग रहा है, अगर उसको कंपेयर करें तो उसमें भी दो कैटेगरी आएगी। एक जिसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो एक जैसा लग रहा है, यानी कि जो वैल्यू है वो टाइम के साथ एक जैसी बढ़ रही है, यानी हर घंटे जो एक्सेलरेशन लग रहा है, अगर 2 किलोमीटर पर आवर का लग रहा है तो पहले घंटे में भी 2 किलोमीटर पर आवर वो बढ़ेगा, यानी अगर शुरुआत वो 50 से करता है तो एक घंटे बाद उसकी स्पीड 70 होगी, दूसरे घंटे उसकी स्पीड 90 होगी, उसके नेक्स्ट घंटे उसकी स्पीड 110 होगी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो 5 घंटे चला हो तो कितनी स्पीड हो जाएगी। इसलिए उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। नाउ जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी इस केस में 3 इक्वेशंस हैं जिसको फॉलो करके कई आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। उसमें से पहला है जिसको कहते हैं v = u प्लस ए टी। ए क्या है? एक्सेलरेशन है, लेकिन यूनिफॉर्मली है, यानी एक बार ए की वैल्यू जो दे दी जाएगी वही रहेगी। v क्या है? फाइनल स्पीड या वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी। तो शुरू में कितनी स्पीड थी? u थी। t टाइम, t क्या है? टाइम पीरियड है। t टाइम के बाद वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। तो t टाइम के बाद वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इसी तरीके से t टाइम के बाद वो कितनी दूर चलेगा, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है s, तो s का फॉर्मूला है ut प्लस हाफ at²। और अगर नहीं दिया है, अगर टाइम नहीं दिया है, उस कंडीशन में अगर हमको s निकालना है तो उसका फॉर्मूला है v² = u² - 2as। तो ये तीनों फॉर्मूलों को यूज किया जाता है कब? स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। देखिए, न्यूमेरिकल पार्ट में इस पर नहीं कर रही हूँ, उसके लिए हम फिर अलग से सेशन लेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है। तो बाय यूजिंग ऑल 3 इक्वेशंस हम सारे क्वेश्चंस जो है वो यूनिफॉर्म मोशन के इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसके हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट मोशन इज सर्कुलर मोशन। देखिए, सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है? तो उससे पहले अगर हम मोशन इस स्क्वायर में कंसीडर करें, तो अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है इस पाथ में, तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा और इसके बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और तब यहाँ पहुंचेगा। यानी कि इसमें उसको 4 बार अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अगर हम एक एग्जाम्पल ऐसा लें जिसमें हर पॉइंट पे उस सब्सटेंस को अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़े, तो जो पाथ बनेगा वो बनेगा सर्कुलर। यानी सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता है? वो चेंज होता है। अब अगर ये सेंटर है, तो अगर आप कोई धागा लीजिए और उसको घुमाइए एक पर्टिकुलर स्पीड से, तो क्या होगा कि, और अगर आप अचानक से छोड़ दीजिए तो वो धागा इससे, ये जो लाइन है जिसके थ्रू आप घुमा रहे हैं,
उससे 90 डिग्री पे वो स्ट्रेट लाइन में आगे निकल जाएगा। तो एक्चुअल में सर्कुलर मोशन कब परफॉर्म होता है, जब फोर्स जो है, ये फोर्स का डायरेक्शन है क्योंकि आपने धागा यहां पकड़ा था, अगर फोर्स के डायरेक्शन से 90 डिग्री पे मूवमेंट होता है, यानी फोर्स जहां लग रहा है उससे 90 डिग्री पे मूवमेंट हो रहा है, तब जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। तो सर्कुलर पाथ में पहली कंडीशन क्या है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि फोर्स और जो v की डायरेक्शन होती है वो क्या होगी, 90 डिग्री होगी। दूसरी बात, सर्कुलर मोशन दैट मीन्स कि अगर आप टोटल कवर्ड एरिया देखिए तो यहां से अगर शुरू होगा तो ये पूरा कंप्लीट करके यहां पहुंचेगा। सो सर्कुलर मोशन में जो डिस्टेंस होगा, अगर एक पॉइंट से स्टार्ट करके यहां से स्टार्ट करके अगर कोई चीज यहीं पे पहुंचे तो डिस्टेंस जो कवर्ड होगा वो होगा 2 पाई आर, क्योंकि ये जो है पेरिफेरी होती है वही होगा उसका डिस्टेंस 2 पाई आर। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो इस पॉइंट से चला था और इसी पॉइंट पे आ गया, यानी जहां से चला था वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सर्कुलर मोशन में अगर कंप्लीट राउंड लग गया और पॉइंट जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे वापस आ गया तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्पीड काउंट करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा आपका, स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा जो एरिया कवर्ड है 2 पाई आर अपॉन टी। तो ऑलमोस्ट इससे आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आते हैं जो हम देखेंगे। नाउ लास्ट मोशन जो आपके एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं, बस मैं इसको बताऊंगी किसे कहते हैं। मान लीजिए कि कोई बॉल है जिसको हम ऐसे फेंकते हैं, तो एक्चुअल में ना तो वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन में जाता है और ना ही स्ट्रेट वर्टिकल लाइन में जाता है, तो उसका जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा होता है। इस मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें ये अगर v स्पीड से गया था v0 और ये हॉरिजॉन्टल से इससे अगर एंगल थीटा बनाता है, तो एक्चुअल में v0 को दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, तो इधर की तरफ हो जाता है v0 cos थीटा और इधर की तरफ हो जाता है v0 sin थीटा, और यहां से यहां की डिस्टेंस को r कहते हैं। ये टोटल डिस्टेंस है जो वो ट्रेवल करेगा, ये हाइट है, मैक्सिमम हाइट एक्चुअली जो वो लेगा, और इसको पूरा करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है या टी है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो इस सब को निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं। देखिए, अब टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट यानी कि यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो देखिए यहां से यहां पहुंचने में इस पूरे का आधा लगेगा, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट की जो वैल्यू होती है v0 sin थीटा अपॉन जी। आपको ये याद रखना है, v0 sin थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टोटल टाइम, तो इसका डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v0 sin थीटा अपॉन जी। हाइट, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो हाइट क्या है, v0 sin थीटा स्क्वायर, v0 sin थीटा का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और r यानी ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये हो जाएगा v0 का स्क्वायर यानी v स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। अगर आप देखिए कि मैक्सिमम कितना जाएगा, ये r की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आपको पता है कि sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है 90 डिग्री पे, तो 2 थीटा की वैल्यू जब 90 होगी तब मैक्सिमम होगा, यानी थीटा की कितनी होगी 90 अपॉन 45।
5। तो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो केवल इस फॉर्मूले से आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे, जो मैं किसी एक वीडियो लूंगी जिसमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, तो उसमें वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स को कमांड करना है। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।